नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज इमरजेंसी की 50वीं बरसी है। मैं 50 साल पहले की उस काली रात का गवाह हूं। उस दौर के जुल्म और सितम का शिकार रहा हूं। आज के ठीक 50 साल पहले 25 जून की आधी रात को इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहें, इसके लिए देश के नागरिकों की आजादी छीन ली गई थी। रातों रात इंदिरा जी का विरोध करने वाले सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया था। इनमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल जैसे तमाम लीडर शामिल थे। देश भर में उस जमाने के जितने स्टूडेंट लीडर थे, अरुण जेटली, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ऐसे अनगिनत छात्र नेता थे जिनके घर रात को पुलिस ने दस्तक दी। कुछ पकड़े गए, कुछ अंडरग्राउंड हो गए। जनता को कुछ खबर नहीं थी, क्योंकि रात को अखबारों की बिजली काट दी गई थी और उस समय सिर्फ दूरदर्शन एकमात्र टीवी चैनल था जो सिर्फ सरकारी न्यूज दिखाता था। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। किसी को खुलकर बोलने की आजादी नहीं थी। पुलिस को देखते ही गोली मारने का अधिकार दे दिया गया था। मैंने उस दौर को करीब से देखा है, उस दम घोटने वाले वातावरण को जिया है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का हिस्सा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, बोलने और लिखने की स्वतंत्रता के लिए मैंने एक अखबार निकाला। पकड़े जाने पर पुलिस की मार खाई, थाने में टॉर्चर सहा, कई महीने जेल में रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए वो दिन कभी भूल नहीं सकता। वो दिन जब मीडिया पर पहरा लगा दिया गया था, विरोधी दलों के सारे नेताओं की आवाज को दबा दिया गया था, जुडिशरी पर सरकार ने कब्जा कर लिया था और संविधान को गिरवी रख दिया था। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। 50 साल बीत चुके हैं। ज्यादातर लोगों को वो जमाना याद नहीं होगा, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उस संघर्ष को, उस लड़ाई को जानना, समझना, याद रखना बहुत जरूरी है। कभी अवसर होगा तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा उस जमाने में ये क्यों हुआ, किसके लिए हुआ और कैसे 19 महीने बाद देश की जनता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद की परंपरा को खत्म करने वाली सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन आज उसी दिन ठीक 50 साल के बाद एक और परंपरा टूटी, संसद की परंपरा टूटी। लोकतंत्र के इतिहास में 50 साल के बाद स्पीकर सर्वसम्मति से नहीं चुना जाएगा। स्पीकर का चुनाव होगा। एनडीए की तरफ से ओम बिरला को दोबारा स्पीकर बनाने का फैसला हुआ है। आज ओम बिरला ने नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने भी के सुरेश को मैदान में उतार दिया। हालांकि सरकार ने कांग्रेस से अपील की है कि वो अपने फैसले पर फिर से विचार करे, क्योंकि स्पीकर पूरे सदन का होता है और परंपरा यही है कि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो। ऐसा होता भी आया है, लेकिन कांग्रेस की शर्त है, और शर्त है कि पहले सरकार यह वादा करे कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाएगा। इसके बाद ही वो अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेगी। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से अपने सांसदों को व्हिप जारी करके कल पूरे दिन सदन में हाजिर रहने का फरमान सुना दिया गया। यानी अब कल सुबह 11 बजे से स्पीकर के इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी। कांग्रेस के पास नंबर्स नहीं है तो भी वो स्पीकर का चुनाव कराएगी, वोटिंग कराएगी, सर्वसम्मति से फैसला नहीं होने देगी। हालांकि इस मुद्दे पर विरोधी दलों में एक राय नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने के सुरेश को मैदान में उतारने का फैसला सभी विरोधी दलों से बात करके लिया। लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी और शरद पवार ने साफ साफ कहा कि इसके बारे में उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया गया, कोई बात नहीं हुई। शरद पवार ने तो यहां तक कहा कि वो मानते हैं स्पीकर का फैसला सर्वसम्मति से होना चाहिए, जो परंपरा है वो कायम रहनी चाहिए। जहां तक डिप्टी स्पीकर सवाल है तो उस पर बात होनी चाहिए। विपक्ष को यह पद मिले तो अच्छा होगा। अब सवाल यह कि कांग्रेस के नेता जानते हैं कि स्पीकर का इलेक्शन हो या डिप्टी स्पीकर का, अगर वोटिंग हुई तो हार निश्चित है। उसके बाद भी उम्मीदवार क्यों उतारा जा रहा है?
कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, विपक्ष का मकसद क्या है, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। अगर कांग्रेस अड़ी रही, फैसला वापस न लिया तो वोटिंग होगी, और वोटिंग हुई तो रिजल्ट क्या होगा ये सबको मालूम है। स्पीकर का फैसला बहुमत के आधार पर होता है, यानी ओम बिरला को 272 वोट चाहिए, जबकि एनडीए के पास फिलहाल 293 एमपीज का सपोर्ट है, और अगर सारा ऑपोजिशन एकजुट रहता है तो भी उसके पास कुल 232 एमपीज हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस वोटिंग कराने पर अड़ी है। हालांकि सरकार की तरफ से कांग्रेस को समझाने की, मनाने की कोशिशें हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 3 बार फोन किया, लेकिन खड़गे ने बार बार एक ही जवाब दिया, सरकार पहले ये कमिट करे कि डिप्टी स्पीकर विपक्षी दलों से होगा। स्पीकर के लिए नॉमिनेशन का टाइम आज दोपहर 12 बजे तक था। 12 बजे तक जब सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया तो कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने भी स्पीकर के लिए अपना पर्चा भर दिया। के सुरेश ने कहा कि सरकार डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पर विपक्ष को भरोसा देने के लिए तैयार नहीं है, इसी वजह से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। के सुरेश ने कहा वो जीते या हारे इससे फर्क नहीं पड़ता, पार्टी हाईकमान का आदेश है, इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। The speaker has to give us. Right. So we need a assurance from the government. The government is not ready to give. Government is not ready to give a assurance for the deputy speaker post. That's why we waited for a 11:50 for the assurance from the government. But government is not ready to give any assurance. They said you first you support the speaker election. After that we can discuss the deputy speaker post. How can there is a convention in the house? There is a convention in the house. Speaker post will be the ruling party. Then opposition party will get a deputy speaker post. That is a convention. Followed NDA period also, UPA period also. के सुरेश कह रहे हैं चूंकि सरकार ने इस बात का कोई एश्योरेंस नहीं दिया कि डिप्टी स्पीकर विरोधी दलों को दिया जाएगा, इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। के सुरेश 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लोकसभा के सबसे सीनियर मेंबर हैं, दलित नेता हैं, इसलिए अब स्पीकर के इलेक्शन में कांग्रेस ने के सुरेश को आगे रखकर डिप्टी स्पीकर की कुर्सी के लिए सरकार पर प्रेशर बनाना शुरू किया है। के सुरेश कांग्रेस के चीफ विप भी हैं। आज उन्होंने ही कांग्रेस की तरफ से विप इशू किया। कांग्रेस के सब एमपीज को कल लोकसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले, सदन की कार्रवाई खत्म होने तक लोकसभा में हाजिर रहने और पार्टी के आदेश के मुताबिक वोट करने का फरमान जारी किया गया है। हालांकि इतना कुछ हो गया, सरकार ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। आज शाम को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कांग्रेस के रुख पर अफसोस जताया। किरण रिजिजू ने कहा उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी, फिर से सोचेगी। वो दूसरे विरोधी दलों से भी अपील करेंगे कि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो जाने दें। इसके बाद सरकार डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को लेकर भी खुले दिल से सबके साथ चर्चा करेगी। सर्वसम्मति से नए स्पीकर का चयन किया जाए। अभी भी मैं फिर से खास करके कांग्रेस पार्टी को मैं अपील करना चाहता हूं, आप परंपरा और जो हमारे आज तक का जो सिस्टम रही है उसको मानते हुए कल मोशन मूव ना करें। और ठीक है, आपने नोटिस दिया है, नोटिस देने के बाद अगर आप मोशन मूव नहीं करते हैं या उसको विड्रॉ आप डिक्लेयर करते हैं तो उसको फिर हम कंसेंसस माना जाएगा। डिप्टी स्पीकर का प्रक्रिया अलग से होता है, तो उसको कंडीशन दे करके स्पीकर का पद को लेकर के डिप्टी स्पीकर का कंडीशन लगाना ये सही नहीं है। आप तैयार हैं सर? हमने खुले मन से कहा है कि डिप्टी स्पीकर का चर्चा अलग से करेंगे, पहले स्पीकर पद का चुनाव होने दीजिए और सर्वसम्मति से स्पीकर को चुन लिया जाए, फिर हम डिप्टी स्पीकर का बात करेंगे। लेकिन उसको आप कंडीशन दे करके कि ये बात नहीं मानेंगे तो ये नहीं करेंगे, तो फिर आप परंपरा तोड़ने वाली बात हो गई है। लोकसभा के स्पीकर की पोस्ट के लिए सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी की शुरुआत कल शाम से ही हो गई थी। कल राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे,
डीएमके प्रेसिडेंट के स्टालिन और विपक्ष के दूसरे बड़े नेताओं से बात करके स्पीकर के लिए सपोर्ट मांगा। कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों के नेताओं ने कहा हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन खड़गे ने स्पीकर के चुनाव में सपोर्ट के बदले डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देने की शर्त रख दी। असल में 2019 से 2024 तक कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था, डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं हुआ था, जबकि 2014 में एआईएडीएमके के तंबी दोरई 16वीं लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे। इस बार विपक्ष की ताकत लोकसभा में बढ़ी है, इसलिए कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पर दावा कर रहे हैं। आज सुबह राहुल गांधी जब पार्लियामेंट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन तो किया था, खड़गे की बात सुनने के बाद कॉल बैक करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कॉल आया नहीं। इसलिए कांग्रेस के पास अपना कैंडिडेट मैदान में उतारने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने तो सभी विरोधी दलों से बात करने के बाद स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, लेकिन मोदी आम सहमति बनाने की सिर्फ बातें करते हैं और संसद में तानाशाही करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। हालांकि राजनाथ सिंह ने तुरंत ही राहुल गांधी की बात को गलत ठहरा दिया। राहुल के बाद संसद पहुंचे राजनाथ सिंह से पूछा गया क्या उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल बैक नहीं किया, पलटकर फोन नहीं किया, तो राजनाथ ने कहा उन्होंने कल से आज तक खड़गे जी से 3 बार बात की है। विपक्ष ने उम्मीदवार को कॉल बैक नहीं किया गया आपके द्वारा। ऐसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। पार्लियामेंट पहुंचने के बाद भी राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और डीएमके के नेता टीआर बालू को अपने चैम्बर में बुलाया। उनके साथ होम मिनिस्टर अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी थे। राजनाथ सिंह ने वेणुगोपाल और टीआर बालू को बताया कि एनडीए ने ओम बिरला को फिर से स्पीकर बनाने का फैसला किया है और उसके लिए वो सर्वसम्मति चाहते हैं। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने फिर वही जवाब देकर मीटिंग से निकल गए। कहा कि ऑपोजिशन ओम बिरला का सपोर्ट तभी करेगा जब सरकार डिप्टी स्पीकर की पोस्ट विपक्ष को देने का कमिटमेंट करे। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से के सुरेश और एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नॉमिनेशन फाइल कर दी है। ओम बिरला के नॉमिनेशन के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट विपक्ष को ही मिलनी चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा कि स्पीकर के चुनाव में विपक्ष ने जैसा व्यवहार किया वो संसदीय परंपरा का अपमान है। जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता
और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इसलिए उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। लेकिन कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तुरंत पीयूष गोयल को काउंटर किया। वेणुगोपाल ने कहा कि आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रधानमंत्री की है। वेणुगोपाल ने कहा, हम स्पीकर के चुनाव में सरकार के उम्मीदवार का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार भी कमिट करे कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा। वेणुगोपाल ने कहा, सरकार अगर अब भी चाहे तो स्पीकर को निर्विरोध चुना जा सकता है, लेकिन शर्त वही है। Kharge called Rajnath Singh ji. Then Rajnath Singh told, I will contact the Prime Minister and come back again. Honorable Congress President had already told we have a time constraint. Before 12 o'clock we have to file the nomination. Otherwise, and he told I will convey. Then Kharge told that I am going for a physiotherapy. So I will not be available 1 o'clock, 1 hour. If any urgent message is there, you can convey to the message to the General Secretary organization. We are waiting for a response from the government till 11 o'clock. No response either. When what happened? Then suddenly they called me and Maluji to the Rajnath's room, and they asked to sign the candidate which they are proposing. That is not a fair play. That is not the fair play from the government. How can we sign unilaterally? Then I told Rajnath Ji, this is what the conversation you and Congress President had been happened, and CP also conveyed this to me. We are ready to support, provided there should be a thinking that Deputy Speaker position should be given to opposition. Then there was no reply. If we are waiting. If they are ready to at least give the Deputy Speaker to opposition, we have no problem. We will make it as an election unanimous, but it is up to them. तो कांग्रेस ने अपनी टर्म्स डिक्टेट की हैं। डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दो, वरना हम स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं होने देंगे। स्पीकर के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस ने यह भी उम्मीद लगाई है कि बीजेपी के पार्टनर उनका साथ दे देंगे, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद इस तरह की खबरें उड़ाई गई थी कि टीडीपी स्पीकर की पोस्ट मांग रही है। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा था कि टीडीपी को स्पीकर ले लेना चाहिए, लेकिन आज तेलुगु देशम पार्टी ने क्लियर कर दिया कि वो स्पीकर को लेकर पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं। केंद्र सरकार में मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के सांसद राममोहन नायडू ने कहा, स्पीकर को लेकर विपक्ष का रुख ठीक नहीं है। राममोहन नायडू ने कहा, स्पीकर के लिए कभी शर्त नहीं रखी गई थी, लेकिन विपक्ष ने शर्त रखकर यह दिखा दिया कि उन्हें लोकतांत्रिक परंपराओं का कोई ख्याल नहीं है। अभी ओपोजिशन का भी कंडीशन रखना स्पीकर के इलेक्शन पे, ये अच्छी बात नहीं है। ये कभी ऐसा रहा नहीं है। लोकतंत्र जो है कंडीशंस पे नहीं चलता। और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया। स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सबको रीच आउट किया, ओपोजिशन को भी रीच आउट किया। उनको भी बोला कि ओम बिरला जी को हम प्रपोज कर रहे हैं, तो आपकी सहायता इसमें होनी चाहिए। तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वो कन्वेंशन तो कभी रहा नहीं कि कंडीशन बेसिस पे किसी स्पीकर को सपोर्ट करना। तो हमने तो इतना तक बोला कि अगर कोई और बात होती है तो सब डिस्कस करके, डिप्टी स्पीकर की बात अगर रहती है तो सब डिस्कस करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, ऑपोजिशन को भी उधर रखेंगे, उनके साथ बैठकर निर्णय लेंगे। तो वो बात भी नहीं मानकर इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव का माहौल लेके आना चाहते हैं। तो अब लोग तय करेंगे इसके बारे में। एनडीए में सारे दल एकजुट हैं, सब इस बात पर सहमत हैं कि ओम बिरला को स्पीकर बनाया जाए, लेकिन क्या इंडिया अलायंस के लोग एक साथ हैं? राहुल गांधी ने साफ साफ कैमरे के सामने कहा कि कांग्रेस ने विपक्ष की सभी पार्टियों से बात करने के बाद ही के सुरेश को स्पीकर के चुनाव में उतारने का फैसला किया। लेकिन शरद पवार ने साफ साफ कहा,
उनकी इस मुद्दे पर किसी पार्टी से कोई बात नहीं हुई। शरद पवार ने कहा वो तो चाहते हैं कि स्पीकर का इलेक्शन आम सहमति से हो जाए, यही परंपरा रही है, यही कन्वेंशन है। और इसके बाद शरद पवार ने यह भी कह दिया कि उन्होंने ही विपक्ष के नेताओं को सलाह दी थी कि स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होने दें, लेकिन सरकार से बात करके डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भी मांगे। मैं सच बताऊं तो मैंने किसी के साथ चर्चा नहीं की है। ऐसी हमेशा की प्रैक्टिस है कि रूलिंग पार्टी के पास स्पीकर का पोस्ट जाता है, विरोधी पार्टी के पास डिप्टी स्पीकर का पद जाता था, लेकिन पिछले 10 साल से मोदी सरकार के राज में उनको ज्यादा सीटें मिलने के बाद उन्होंने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया है। हमारी इंडिया अलायंस के साथ बातचीत हुई थी, उसमें मैंने ये सुझाव दिया था कि आप सरकार में बैठे लोगों के स्पीकर का चुनाव निर्विरोध कीजिए। स्पीकर का पद निर्विरोध हो, इस बात पर हम सब सहमत हैं। ये संदेश सरकार को दीजिए। साथ ही साथ मैंने ये सुझाव दिया कि उनसे बात करके ये भी बताइए कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। शरद पवार पुराने नेता हैं, उन्होंने कन्वेंशन की बात की, परंपराओं की बात की, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो साफ साफ कहा कि स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई चर्चा नहीं की। यह कांग्रेस का एक तरफा फैसला है जो दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। अभिषेक बनर्जी ने यहां तक कहा कि अब विपक्षी उम्मीदवार को सपोर्ट करना है या नहीं, इसका फैसला ममता बनर्जी करेंगी। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। अब देखिए क्या कंसल्ट नहीं किया कांग्रेस ने? पार्टी का लीडरशिप है, हमारे पार्टी का चेयरपर्सन है, ममता जी तय करेंगे। और जब कांटेक्ट किया था, जिस समय अभिषेक बनर्जी ये बयान दे रहे थे उसी वक्त राहुल गांधी वहां से गुजरे। उन्होंने अभिषेक बनर्जी से दुआ सलाम भी की। रिपोर्टर्स को मौका मिला, उन्होंने राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी के बयान के बारे में सवाल पूछा, तो राहुल गांधी जय संविधान कहकर पल्ला झाड़कर निकल गए। राहुल सर, स्पीकर टीएमसी से बात करेंगे। सर टीएमसी का क्या स्टैंड है सर? टीएमसी का क्या? जय संविधान। हालांकि पता ही चला कि अभिषेक बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स को फोन करके उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने भी फोन पर अभिषेक बनर्जी से बात की, जिसके बाद शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी शामिल हुए। लेकिन स्पीकर के चुनाव को लेकर कांग्रेस के रुख पर सबसे तीखा हमला किया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। नड्डा ने कहा कि आज कांग्रेस और उसके साथी कन्वेंशन की परंपराओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की या विरोधी दलों की सरकारें हैं वहां उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद अपने पास रखे हैं। तो किस बात की कन्वेंशन? कई विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया है। जेपी नड्डा ने कहा स्पीकर के चुनाव में विपक्ष के पाखंड का पर्दाफाश हो गया। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। ममता प्रजातंत्र की बात बोलती है। वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। तमिलनाडु में डीएमके का इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेसी में जीते हैं, ये दोहरे मापदंड में जीते हैं। अगर कांग्रेस की बात मान भी ली जाए कि लोकसभा में स्पीकर का पद सरकार और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट विपक्ष को देने की परंपरा है, तो सवाल है कि यह परंपरा राज्यों में भी लागू होनी चाहिए। लेकिन कर्नाटक में, हिमाचल में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां तो कांग्रेस ऐसा नहीं किया। बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया।
केरल में लेफ्ट ने इस परंपरा को नहीं निभाया और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को इस परंपरा का ख्याल नहीं आया। इन सभी राज्यों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद इन पार्टियों ने अपने पास रखा। कहीं भी डिप्टी स्पीकर विपक्ष का नहीं है। तो फिर लोकसभा में अचानक कांग्रेस को इस परंपरा की याद कैसे आ गई? कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। असली बात है कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के इस मूव के पीछे सियासत का खेल है। पहला मकसद लोकसभा में विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी के हर फैसले का विरोध करना, और दूसरा मकसद के सुरेश को आगे करके दलित राजनीति को आगे बढ़ाना। के सुरेश को जब प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था तो भी कांग्रेस ने यही कहा था कि सुरेश दलित हैं, इसलिए बीजेपी ने उन्हें सबसे सीनियर होने के बावजूद प्रोटेम स्पीकर का ऑनरेरी पद नहीं दिया। बीजेपी दलित विरोधी है। और इसके बाद से राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल हर वक्त के सुरेश को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में सबसे आगे की पंक्ति में के सुरेश को अपने बगल में बैठा रहे हैं। आज भी यही हुआ कि सुरेश राहुल गांधी के साथ ही पार्लियामेंट पहुंचे और इसके बाद केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी उन्हें अपने साथ लेकर लोकसभा में गए और सबसे आगे की रो में बिठाया। एमपी के तौर पर जब शपथ लेने के लिए राहुल गांधी का नाम पुकारा गया तो राहुल गांधी ने जेब से कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी निकाली। राहुल गांधी की शपथ को देखने के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी आज संसद पहुंचे। दर्शक दीर्घा में थे। राहुल का अंदाज देखकर कांग्रेस के सांसद तो गदगद हो गए। राहुल ने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली और जय हिंद के साथ संविधान का नारा लगाया। जय हिंद, जय संविधान। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी नजर आए। अखिलेश ने भी राहुल गांधी के अंदाज में शपथ ली। बस फर्क यह था कि राहुल ने इंग्लिश में ओथ ली, अखिलेश ने हिंदी में। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उर्दू में हल्फ उठाया, लेकिन ओवैसी राहुल और अखिलेश से कई कदम आगे निकल गए। उन्होंने संविधान की शपथ लेने के बाद जय भीम, जय मीम से लेकर जय फिलिस्तीन और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया तो बीजेपी के कई सांसदों ने इस पर एतराज किया और जिसके बाद चेयर पर बैठे बीजेपी के राधा मोहन सिंह ने ओवैसी के नारे को सदन की कार्रवाई से निकालने का आदेश दिया। वहीं सदन से बाहर आने के बाद ओवैसी ने अपने नारे को जायज ठहराया। ओवैसी ने कहा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो संविधान या संसद के नियमों के खिलाफ हो। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सब ने क्या क्या कहा वो भी सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया। वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया, अब क्या है? आपने जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि जय। अब हम उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या? लेकिन आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है? मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। हालांकि बीजेपी के सांसद ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, वैसे तो भारत के सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अगर देश की संसद में सिर्फ देश का नारा लगाया जाए तो ठीक है। रिजिजू ने कहा वो देखेंगे कि ओवैसी ने लोकसभा के किस नियम को तोड़ा है, इसके बाद जरूरत होगी तो एक्शन लिया जाएगा।
मुझे अभी सदस्य ने आके बताया कि एक मेंबर ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, तो मैं अभी उसको रूल्स के मुताबिक जो चेयर में है उनसे बात करता हूं इसका क्या करना है, क्योंकि हम किसी देश का विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जयकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूं। नियम के मुताबिक क्या है उसका आगे उसके हिसाब से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरोधी दलों के सांसदों ने शपथ लेने के बाद अलग अलग तरह के नारे लगाए हों। बरेली से चुनाव जीत कर आए बीजेपी के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने शपथ लेने के बाद जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दिया। विपक्ष ने इस पर काफी हंगामा किया, इसे संविधान के खिलाफ बताया। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसके बाद मेरठ से चुनाव जीत कर आए अरुण गोविल ने संस्कृत में शपथ ली और जय श्री राम का नारा भी लगाया। तो विरोधी दलों के नेताओं ने फैजाबाद से चुनाव जीत कर आए समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। जय श्री राम, जय भारत। आजकल अवधेश प्रसाद पासी को अखिलेश यादव हमेशा अपने साथ ट्रॉफी की तरह साथ लेकर चलते हैं। लोकसभा में पहली कतार में अपने बगल में बिठाते हैं। आज जब शपथ लेने के लिए अवधेश प्रसाद का नाम पुकारा गया तो खूब नारे लगे। अवधेश प्रसाद ने भी शपथ लेने के बाद जिसका नाम याद आया उसका नारा लगाया। अवधेश पासी को अखिलेश यादव ने पोस्टर बॉय बना दिया है और इसकी वजह है, एक तो अवधेश पासी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और दूसरा उन्होंने अयोध्या फैजाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है। क्योंकि अयोध्या का विकास और राम मंदिर इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा है और वहां बीजेपी के हार को अखिलेश हाईलाइट करना चाहते हैं, इसीलिए आजकल अखिलेश अवधेश पासी को लोकसभा में अपने साथ पहली लाइन में बिठाते हैं। लोकसभा की जो तस्वीर 2 दिन में दिखी उससे विपक्ष की भविष्य की राजनीति का संकेत मिलता है। ऑपोजिशन बेंचेस पर पहली लाइन में राहुल गांधी, फिर के सुरेश, फिर अवधेश पासी और उनके बगल में अखिलेश यादव बैठते हैं। मतलब फिलहाल 2 लड़कों की जोड़ी मिलकर काम करेगी, मिलकर मोदी को घेरेगी और दोनों का फोकस दलित, आदिवासी और पिछड़े वोट बैंक पर होगा। वैसे अवधेश पासी ने आज से ही अपना काम शुरू कर दिया। आज सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर का इशू उठाया। अवधेश पासी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा यह आपको दिखाऊं, इससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देते हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने का फैसला किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले इंडिया अलायंस की मीटिंग खत्म हुई। अलायंस के नेताओं की मीटिंग के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा राहुल गांधी नेता विपक्ष होंगे। To the pro-time Speaker Bhartwari Mahtab, informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. That's all. Namaskar. पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस इतनी सीटें नहीं जीत पाई थी कि वो नेता विपक्ष के पद पर दावा कर सके, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं और इतनी सीटें हैं कि विपक्षी नेता के पद पर दावे नहीं कर पाए। इसीलिए सभी विरोधी दलों ने मिलकर तय किया कि राहुल गांधी नेता विपक्ष होंगे। एक बार फिर बात करते हैं अवधेश प्रसाद पासी की। आज उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है और यह सीधे सीधे करप्शन का मामला है। अवधेश प्रसाद ने कहा बीजेपी ने राम के नाव पर चुनावी प्रचार किया, अब भ्रष्टाचार सामने आ गया है। वो 29 जून को अयोध्या जाएंगे और सारे मामले को देखेंगे और भगवान राम के नाम पर करप्शन करने वालों के खिलाफ एक्शन करवाकर ही दम लेंगे। रामपथ के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी लूट हुई है, उसका खुलासा हो गया।
बरसात अभी पूरी नहीं हुई है, बरसात की तो भी शुरुआत हुई है ना, लेकिन बताया गया जगह जगह गड्ढे हो गए, खतरनाक गड्ढे हुए, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, मंदिरों में पानी जा रहा है, और ये तमाम बातें, यहाँ तक कि रेल का जो दीवार थी गिर गई, यहाँ तक बताया जा रहा है कि वो छत से पानी गिर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। लोगों घरों में पानी जा रहा है, मंदिर में पानी जा रहा है, ये तो प्रचार था, मोदी जी का प्रचार था, अयोध्या का नाम प्रचार था, अयोध्या का नाम राजनीति थी, अयोध्या का नाम व्यापार था, वो सब खत्म। जिन लोगों ने राम के नाम पर भ्रष्टाचार किया है, बेईमानी किया है, उनके खिलाफ कानून के तहत दायरे में लाकर कड़े से कड़ी कार्रवाई कराने का काम करूंगा। अयोध्या के सांसद ने जो कहा उसका कांग्रेस पार्टी ने भी सपोर्ट किया। कांग्रेस इस मामले में समाजवादी पार्टी के साथ है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राम मंदिर की छत से पानी टपकने का खुलासा तो रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने किया है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये इल्जाम झूठा है या सियासी है। आप सोच सकते हैं, आप जिस भगवान राम के नाम पर बड़ी बड़ी बात बोली गई और भगवान के राम के मंदिर में भी घोटाला हो गया, भगवान के मंदिर में भी पैसा खा गए, भगवान के मंदिर में अंदर पानी टपक रहा, और बोल कौन रहा है, बताया किसने? जो प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास जी, जो लगातार भगवान राम की सेवा लगातार करते थे, पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कल बड़े मर्माहत और बड़े ही दुख भरे शब्दों में ये कहा कि भगवान राम के मंदिर में अब छत से पानी टपक रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आरोप लगाता तो ये लगता कि नहीं, राजनीति हो रही है। ये बात सही है कि कल रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने दावा किया था कि राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपक रहा है। उन्होंने कहा था मंदिर में कुछ जगह सीपेज है, सीलन आ रही है। इसके बाद मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने इस मामले की सच्चाई सामने रखी, लेकिन अफवाहों का दौर जारी रहा, राजनीतिक बयानबाजी होने लगी। तो आज नृपेंद्र मिश्रा खुद राम मंदिर पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, पूरे मंदिर का इंस्पेक्शन किया, शिकायतों की जांच की और इसके बाद कैमरे के सामने आकर नृपेंद्र मिश्रा ने पूरी बात बताई। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर की छत में कोई लीकेज नहीं है और राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा यह सही है कि राम मंदिर के गुरु मंडप में जहां खड़े होकर श्रद्धालु रामलला के दर्शन करते हैं, छत पर कुछ सीपेज दिखाई दिया, लेकिन ये सीपेज स्ट्रक्चर की कमी के कारण नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा ने समझाया मंदिर के दूसरे तल का काम चल रहा है, इसलिए मंडप की ऊपर वाली जगह अभी खुली है। खुली जगह से थोड़ा बहुत बारिश का पानी आया। इसके अलावा पहली मंजिल पर बिजली के तारों के लिए जो पाइप डाली गई है वो भी अभी ओपन है, इसलिए उस पाइप के जरिए बारिश का थोड़ा पानी छत तक आ गया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि छत लीक कर रही है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में किसी तरह की कमी नहीं है। हर महीने रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स इसकी जांच करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरुमंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जा कर के पूर्ण होगी। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुक गया। तो लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहाँ से जो पानी आया, और दूसरी जो पानी हमने देखा, स्वयं अपनी आँखों से देखा कि जो बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था, चूँकि पानी था वहाँ पर, तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया। तो कुछ जगहों पे उसके जरिए गया, लेकिन हम
आपको और आपके माध्यम से पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि किसी प्रकार से निर्माण में कोई भी कमी नहीं है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। लाखों लोग रोज रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचते हैं, इसलिए विरोधी दलों को राम मंदिर पर राजनीति करने में मजा आता है। पहले प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर राजनीति हुई, फिर इस समारोह में किसे बुलाया गया इस पर सवाल उठाए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर भ्रम फैलाया गया। अयोध्या का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई, इसे भी राम मंदिर से जोड़ा गया। और अब राम मंदिर में छत से पानी टपकने की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि राम मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। सेकंड फ्लोर बनना बाकी है, गुंबद बनना बाकी है। ऐसे खुले में अगर पानी टपक गया तो कौन सा अनर्थ हो गया। नृपेंद्र मिश्रा ने अच्छा किया, खुद जाकर मुआयना किया, जांच की और सारी बात डिटेल में सबके सामने रखी। और यह सबके लिए संतोष की बात है कि न तो छत में से किसी तरह का कोई लीकेज है और न राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में किसी तरह की कोई कमी है। आगे बढ़ते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट के केजरीवाल को जमानत के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक के फैसले को बरकरार रखा। मतलब यह कि केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। 20 जून को शराब घोटाले के केस में ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच ने केजरीवाल को रेगुलर बेल दे दी थी, लेकिन आज ईडी की पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर तल्ख कमेंट किए। जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा कि जमानत देते वक्त ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। ईडी ने जो दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे उन पर गौर नहीं किया गया। ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं दिया गया। ईडी ने जो फैक्ट सामने रखे उस पर भी ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते वक्त पीएमएलए के सेक्शन 45 की शर्तों को भी नजरअंदाज कर दिया। ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा कोर्ट ने उनकी दलीलों को माना और केजरीवाल की जमानत पर स्टे को जारी रखा। कोर्ट ने हमारी दलील को माना और केजरीवाल को दी गई जमानत पर स्टे को जारी रखा। कोर्ट ने कई बातों पर टिप्पणी की, जैसे कि पीएमएलए की धारा 45। कोर्ट ने कहा कि धारा 45 को ठीक से समझा नहीं गया, और दूसरा ये कि लोअर कोर्ट ने अपने फैसले में उन कागजात को शामिल नहीं किया जो हमने अदालत में रखे थे। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। दो पक्ष हैं। एक तो केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, और दूसरा हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, क्योंकि हाईकोर्ट ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले को पढ़े बिना ही उस पर स्टे लगा दिया था। इसलिए आज अगर दिल्ली हाईकोर्ट ये स्टे हटाता तो उसके ही फैसले पर सवाल उठते। सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल हारने वाले नहीं हैं, वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। हाई कोर्ट की एक बेंच लोअर कोर्ट के ऑर्डर आए बिना, लोअर कोर्ट का ऑर्डर देखे बिना, जिस ऑर्डर को आपने पढ़ा ही नहीं कि उस ऑर्डर में लिखा क्या है, किस बिना पे क्या ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर के आए बिना, अपलोड हुए बिना वो ऑर्डर स्टे कर दिया था जज साहब ने। जिसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपने कल सुना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलती करे तो हम गलती नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की। इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है प्रीजुडिस और हिंदी का शब्द है पूर्वाग्रह। मेरा मानना है कि हाई कोर्ट की वो बेंच पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस से ग्रसित थी। तो मेरे को व्यक्तिगत तौर पे कोई उम्मीद नहीं थी कि जब आप ऑर्डर देखे बिना ही किसी चीज को स्टे कर देंगे तो उसके बाद आप उस स्टे को जस्टिफाई करने के लिए ऑर्डर देंगे। आपके पास और कोई रास्ता नहीं बच जाता। तो हम जो है
इसके लिए ऊपर की अदालत के अंदर जाएंगे। हमारी लीगल टीम से बात कर रहे हैं, किस स्ट्रेटजी से जाएंगे, कब जाएंगे, ये हमारी लीगल टीम तय करेगी। क्योंकि केजरीवाल राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए उनको लेकर जो भी फैसला होगा इधर या उधर, उस पर राजनीति तो होगी। हालांकि कोई नई बात नहीं है कि लोअर कोर्ट किसी एक के पक्ष में फैसला करे तो दूसरा उसे हाई कोर्ट में चैलेंज करे। लोअर कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी, ईडी ने उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक बरकरार रखी, लोअर कोर्ट के फैसले को गलत बताया। इस बात को लेकर हाई कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। केजरीवाल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और फिर सुप्रीम कोर्ट जो कहे उस पर सबको यकीन करना चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार तो होना ही चाहिए। आज की एक और बड़ी खबर लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश में अब पेपर लीक कराने वालों को पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी, 2 करोड़ तक का जुर्माना भरना होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज यूपी में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून को मंजूरी दे दी। यह कानून ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों को 2 साल से लेकर उम्र कैद की सजा, 2 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रोविजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में एग्जाम में गड़बड़ी करने को नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है। इन सारे अपराधों की सुनवाई सेशंस कोर्ट करेंगे। ऑर्डिनेंस के लागू होने के बाद अगर कोई एग्जाम पेपर लीक या फिर दूसरी गलत वजहों से प्रभावित होता है तो उसके खर्च की भरपाई अपराधियों से वसूली जाएगी। एग्जाम में सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों और संस्थाओं को हमेशा के लिए पेपर लीक होने पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था भी इसमें सम्मिलित है। उसमें किसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नत वाली परीक्षाएं या डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा। यूपी के चुनाव में पेपर लीक को अखिलेश यादव ने बड़ा इशू बनाया था। हर जगह इस बात को उठाया। अब योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक को रोकने के लिए जो सख्त कानून बनाया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ वैसे भी अपराधों को रोकने के लिए कड़ाई से काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और पेपर लीक को रोकने का कानून उनकी इसी इमेज के मुताबिक है। अच्छी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने इस कानून को बनाने के लिए विधानसभा के सत्र का इंतजार नहीं किया और इसे अध्यादेश बनाकर लागू करने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, 4 दिन बाद 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां अब फाइनल फेज में हैं। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के बालटाल बेस कैंप में जाकर सभी तैयारियों का जायजा लिया, सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारियों से बात की और उसके बाद बालटाल बेस कैंप में अमरनाथ यात्रियों के लिए बनाए गए 100 बेड वाले एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। अमरनाथ यात्रा हर बार की तरह इस बार भी बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों से होगी। हमारे संवाददाता मंजूर मीर का कहना है कि अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में शुरू हुआ था और पहली 30 दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। सरकार को उम्मीद है इस बार अमरनाथ यात्रियों की संख्या 5 लाख से ज्यादा पहुंचेगी। 28 जून को जम्मू से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप से हर रोज 15,000 श्रद्धालुओं को यात्रा पर जाने की परमिशन मिलेगी। इसके लिए प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से हर तरह के जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं। यहां पर श्रद्धालुओं के खाने पीने से लेकर उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में 9,000 से ज्यादा लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है। लंगर लगाने वाले पहुंच चुके हैं और इसके अलावा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के रूट के अलावा ऊंची इमारतों पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम्स को भी डिप्लॉय किया गया है। ट्रैफिक स्मूथ हो इसके लिए 360 डिग्री वाले सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर
19 अगस्त तक चलेगी। भोले बाबा के भक्तों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस बार अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी विशाल आकार में विराजमान हो चुके हैं। यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के इंतजाम भव्य हैं। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, क्योंकि बिना पंजीकरण के यात्रा करेंगे तो मुश्किल हो सकती है।